एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें स्टडी करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड बाकी कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है एक व्यक्ति का अपना स्वयं का व्यवसाय सेटअप करने का। जब कोई व्यक्ति अपना स्वयं का कोई कारोबार शुरू करता है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमशीलता हिंदी में कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर उद्यमी उस पर्सन को कहते हैं जो अपना स्वयं का बिजनेस सेटअप करता है। एंटरप्राइज उद्यम उस संस्था को कहा जाता है जो इस प्रोसेस का आउटकम होता है, इसका रिजल्ट होता है, यानी कि जो व्यावसायिक संस्था बन जाती है उद्यमी के बनाने से, उसको हम उद्यम कहते हैं। तो कोई संस्थान जो होता है उसको एंटरप्राइज बोलते हैं, संस्थान को शुरू करने वाले को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और इस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप है एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल और क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है किसी नीड को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्यू यह रहता है, उद्देश्य यह रहता है कि कस्टमर्स के लिए कोई वैल्यू डिलीवर की जाए। जब हम कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर करेंगे तभी हमारा व्यवसाय आगे बढ़ेगा। वो वैल्यू किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकती है और वो किसी सर्विस के फॉर्म में भी हो सकती है। साथ ही साथ यह भी व्यू रहता है उद्यमी का कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न मिल जाए और स्वयं का उद्यमी को प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहती है एक बिजनेस होने की वजह से। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कोई बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस में जो रिस्क रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, वो बराबर एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनी रहती है। कुल मिलाकर के एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी से पैसा उधार लेता है, किसी की जमीन किराए पे लेता है, किसी से काम कराता है, किसी से रॉ मटेरियल खरीदता है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है एंटरप्रेन्योर। जिनसे सामान खरीदता है उनको पैसा देता है, जिनसे काम कराता है उनको लेबर देता है, जिनकी जमीन लेता है उनको किराया देता है और जिनसे पूंजी लेता है उधार उनको ब्याज देता है, रिटर्न देता है। और स्वयं जो रिस्क बियर करता है कि अगर व्यवसाय नहीं चला तो इसको अपने जेब से इन सबको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके नाम पे एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट, लाभ, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज ए रिवार्ड टू टेक द रिस्क। क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है इसलिए प्रॉफिट उसके लिए रिवार्ड की तरह होता है। एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स क्या है मेजर? यह एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। यह अचानक या बाई चांस नहीं होता है, इसके लिए पूरा सिस्टमैटिक प्लान होता है, प्लान करना होता है, तब एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एंटरप्रेन्योरशिप लॉफुल, कानूनी कार्यों के लिए की जाती है, यानी कि कोई व्यवसाय है, गैर कानूनी कार्य के लिए एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की जाती। और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारा उद्देश्य होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेस शुरू करना, स्टार्ट करना। और ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इसका पर्पस होता है कि एक व्यवसाय हम स्थापित कर दें। वह व्यवसाय सोल ट्रेड के फॉर्म में भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोई कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में खास तौर पे ध्यान होता है इनोवेशन पे। इनोवेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड इनोवेशन हो सकती है, मार्केट से रिलेटेड इनोवेशन हो सकती है, टेक्निक से रिलेटेड इनोवेशन हो सकती है। जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो कुछ ना कुछ वो औरों से अलग करता है और जो अलग करता है वही उसकी इनोवेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा ये प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि प्रोडक्शन की पूरी तैयारी करता है,
सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और शुरुआत करता है। रिस्क टेकिंग, साथ ही साथ यह रिस्क लेता है। अगर व्यवसाय सफल नहीं हुआ, अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, तो इसको रिस्क बियर करना पड़ता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, यह है भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, इनिशिएटिव है, जो सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए किया है। इंडिया एक काफ़ी बड़ा देश है और काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी है। नौकरी या रोजगार सबको किसी भी देश में मिलना संभव नहीं है, खासतौर पे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तो बिल्कुल ये संभव है ही नहीं। इसलिए भारत सरकार का जोर वर्तमान में स्टार्टअप बढ़ाने से है, और स्टार्टअप का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने से है। इस स्कीम का मकसद है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें इनोवेशन को नर्चर किया जा सके, यानी कि हम पाल सकें इनोवेशन को और स्टार्टअप्स को देश में। स्टार्टअप यानी कि नए व्यवसाय। स्कीम स्पेसिफिकली यह उद्देश्य रखती है कि ट्रिगर करें एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, अपने देश में ऐसी कल्चर बनाएं कि लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रयास करें। एंड इनकलकेट एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, और एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज लोगों में डालना, ताकि वो नया व्यवसाय या व्यवसायी बनने हेतु प्रोत्साहित हों। अवेयरनेस क्रिएट करना यूथ में कि एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप उसके क्या फायदे हैं, और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किस लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी रोजगार में संभव नहीं है। एनकरेज करना डायनामिक स्टार्टअप्स को, यानी कि स्टार्टअप केवल रूटीन टाइप के व्यवसाय नहीं, डायनामिक कुछ अलग टाइप के बिजनेसेस के बारे में लोग सोचें, नया सोचें, नया टाइप के व्यवसाय करें। सपोर्ट करना अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, शुरुआत में अर्ली फेज कहते हैं जब एंटरप्रेन्योरशिप की एकदम शुरुआत होती है, तो सपोर्ट करना उस फेज में जब एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस के शुरुआती चरण होते हैं, यानी कि शुरुआत में लोगों को कंफ्यूजन होती है किस टाइप का व्यवसाय करें, रिसोर्सेज कहाँ से लें, मार्केटिंग कैसे होगी। तो जो शुरुआती एक्टिविटीज हैं उनमें मदद करना इस स्कीम के तहत, यह भी इसका एक उद्देश्य है। हेल्प करना अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स को, यानी कि ऐसे ग्रुप्स को जो अभी तक जिनका रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्री में या व्यवसाय में नहीं है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स में जो क्लास अभी तक नहीं दिखती हैं, जो वर्ग नहीं दिखते हैं, उनको हेल्प करना टारगेट ग्रुप बना करके, जैसे कि विमेन या सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको मदद करना भी स्कीम का उद्देश्य है। भारत में एक स्टार्टअप का मतलब क्या है, इसको परिभाषित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार की फरवरी 17, 2017 में इश्यू किए गए नोटिफिकेशन में इस तरीके से कि एक स्टार्टअप का मतलब है कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी इकाई जो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड हो भारत में। दूसरा, वो 5 ईयर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 5 साल से पुराना है तो उसको स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। 5 साल, पिछले 5 साल के अंदर अंदर वो संस्था बनी हो। एनुअल टर्नओवर, उसका वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में, यानी कि पिछले प्रीसीडिंग ईयर्स में 25 करोड़ से ज़्यादा पिछले 5 साल के दौरान उसका कभी भी टर्नओवर नहीं रहा हो। वर्किंग टुवार्ड्स, उसका वर्क करना हो इनोवेशन, डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेसेस का, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या पेटेंट्स, इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, आईपीआर और पेटेंट्स के बारे में। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के एक्शन पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि कहां कहां पे सरकार एक्शन करेगी इस स्कीम के माध्यम से, जिससे कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, यानी कि उनको मदद करना, उनके प्रोसेस को सिंपल बनाना। स्टार्टअप इंडिया हब बनाना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें एक दूसरा जो स्टार्टअप है वो एक दूसरे की मदद करे, एक हब बने।
लीगल सपोर्ट और फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। इस टाइप की व्यवस्था करना कि लीगल सपोर्ट भी मिले उन लोगों को जो कानूनी सलाह चाहिए, और एक फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन कि अगर पेटेंट की रिक्वायरमेंट है किसी नए बिजनेस को तो पेटेंट के एग्जामिनेशन को काफ़ी फास्ट ट्रैक पे ला करके जल्दी से जल्दी किया जा सके ताकि ज़्यादा समय ना लगे। इजी एग्जिट, अगर किसी कारणवश कोई नया व्यवसाय, कोई नया स्टार्टअप फेल हो जाता है तो उसके एग्जिट को आसान करना, वो आसानी से निकल सके, यानी कि व्यवसाय को बंद कर सके। क्योंकि अगर वो व्यवसाय को बंद कर देगा तो एक तो ज़्यादा लॉस होने से बच जाएगा, दूसरा अब तक जो उसके रिसोर्सेस व्यवसाय में लगे हुए थे वो फिर से नया कोई स्टार्टअप बनाने के लिए प्रेरित होगा। हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप, इंक्यूबेटर सेटअप के लिए प्राइवेट सेक्टर को हार्नेस करना ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी एक इंक्यूबेटर का काम कर सके। मतलब इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि जो नई यूनिट्स या नए व्यवसाय करना चाहते हैं उनको एक मदद मिल सके, शुरुआती मदद। टैक्स एग्जम्पशन, कर की छूट देना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत जो नए व्यवसाय, नए स्टार्टअप स्टार्ट होंगे उनको आने वाले कुछ वर्षों के लिए कर में छूट मिलेगी। अब है नेक्स्ट वेज टू फंड स्टार्टअप। जो स्टार्टअप्स हैं या नए बिजनेसेस हैं उनको फंड कैसे किया जाए, उनको फंड की सहायता कैसे की जाए। सबसे पहला है बूट स्ट्रैपिंग, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, याद रखें, अलग अलग हैं सब अपने आप में एकदम। सबसे पहला बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है अपनी स्वयं की पूंजी लगाना, अपने घर से पैसा लगाना। ये पहला फंडिंग ऑप्शन माना जाता है बिजनेसेस के केस में, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की सेविंग या स्वयं के रिसोर्सेज से ही व्यवसाय की फंडिंग करता है। खासतौर पे जो छोटे लेवल के व्यवसाय होते हैं उनमें बूट स्ट्रैपिंग को ही अपनाया जाता है, लोग अपने घर से ही पैसा इकट्ठा करके व्यवसाय में लगाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक समूह लोगों का होता है जिसका कॉमन गोल होता है और वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के एक समूह बना लेते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइप के व्यवसाय को सेटअप करने के लिए, कोई यूनिट सेटअप करने के लिए वो आपस में मिल करके फंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट में ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास कैश सरप्लस होता है, सफिशिएंट मात्रा में होता है, और वो इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी अपकमिंग स्टार्टअप में पैसा लगा सकें। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास काफ़ी फंड्स होते हैं लेकिन वो नया व्यवसाय स्टार्ट स्वयं नहीं करना चाहते, कोई अन्य व्यक्ति नया व्यवसाय करना चाहता है तो उसकी एबिलिटी को देख करके वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल एक प्रोफेशनली मैनेज फंड होता है, यानी कि इस पर्पज के लिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप कर रखा होता है, फंड बना रखा होता है, पैसा इकट्ठा कर रखा होता है और उसको वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी कंपनीज में जिनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे विकास की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो उसमें वो पैसा लगाते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर। अब इंक्यूबेटर ये भी मदद करते हैं, फंडिंग भी करते हैं। ये इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर इज लाइक ए पेरेंट हु नर्चर द चाइल्ड, जो अपने बच्चे की देखभाल करता है। ठीक वैसे ही एक नए बिजनेस की देखभाल करना, उसको बच्चे को बड़े होने में मदद करना, उसका देख रेख करना, ये इंक्यूबेटर्स का काम होता है। एक्सेलरेटर क्या करता है? ये हेल्प करता है रन यानी कि स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। एक्सेलरेटर जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें बड़ी उछाल लाना, जेंट लीप, यानी कि उनको तेजी से वृद्धि कराना। इंक्यूबेटर शुरुआती मदद करता है एक स्टार्टअप की, और जो एक्सेलरेटर होते हैं वो ऑलरेडी जो स्टार्टअप बन चुके हैं वो उनके डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाते हैं संस्थाओं के लिए जो कनेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स को मेंटर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ या फेलो स्टार्टअप्स के साथ, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनको पुराने अनुभवी व्यक्ति भी मिल जाते हैं सलाह देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं और उनके साथ ही स्टार्टअप्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस इन एनबीएफसी, ये भी फंडिंग का एक तरीका है इनके लिए। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है छोटे लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज
ऐसी संस्थाओं को, ऐसे स्टार्टअप्स को जो कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज नहीं ले पाते, यानी कि जिनको बैंक लोन वगैरह नहीं मिल पाता किसी कारण से, तो उनकी मदद माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से हो जाती है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये वैसी कंपनी होती हैं जो काम तो फाइनेंस का करते हैं लेकिन बाकी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसके दायरे में नहीं आते हैं। ये भी ऐसी संस्थाओं को मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। सबसे पहले समझते हैं आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे हमने अभी तक देखा है कि जो प्रॉपर्टी होती है जनरली उसका मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टी से लगाते हैं, लैंड से या कोई मशीन, इक्विपमेंट, इन सबको हम प्रॉपर्टी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, प्रॉपर्टी तो है लेकिन बुद्धि से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है। तो आईपी का मतलब है ह्यूमन क्रिएटिविटी और स्किल के जो प्रोडक्ट होते हैं, ह्यूमन ने अपनी स्किल से, अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से जो प्रोडक्ट बनाए होते हैं, जैसे कि इन्वेंशन, कोई खोज, बुक्स, पेंटिंग, सॉन्ग्स, सिंबल, नेम, इमेजेस, डिजाइन जो बिजनेस में यूज होते हों, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कही जाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जब इस टाइप की इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कोई पर्सन जो इनका ओरिजिनेट करता है, जो इनको क्रिएट करता है, बनाता है, इनको प्रोड्यूस करता है, उस पर्सन को अगर लीगल राइट मिल जाता है ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि वो उसके नाम से दर्ज हो जाती हैं कानूनन तौर पे और उनका कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है बिना उस क्रिएटर या प्रोड्यूसर से पूछे या अनुमति लिए। तो ऐसा राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है, अधिकार। जनरली जो क्रिएटर होते हैं वो इस राइट के माध्यम से अपने राइट का उपयोग करते हुए सामान को बनाने का, उस सामान को प्रोड्यूस करने का, कॉपी करने का राइट अपनी मर्जी से किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किसी व्यवसायी को देते हैं और उससे बदले में पैसा चार्ज करते हैं, कॉस्ट वसूलते हैं, जिससे इनकी सालों की जो की गई मेहनत होती है, इन्होंने वर्षों में जो अपना समय वेस्ट किया है, अपना धन भी वेस्ट किया होगा इन सब रिसर्च को करने में, बनाने में, तो उसको ये रिकवर कर सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है दो कैटेगरीज में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेंशंस, पेटेंट से रिलेटेड, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ये आ जाते हैं। कॉपीराइट्स में ऐसा लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क होता है जैसे कि नॉवल, पोएम, प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिक वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर डिजाइन, मतलब जिनके कॉपी होने का खतरा रहता है, उनका जो राइट रहता है वो कॉपीराइट रहता है। टाइप्स ऑफ आईपीज, अब जो डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है ऐसा राइट जो कहता है कि नॉट कॉपी, कि कॉपी मत करो। यह ऑफर किया जाता है किसी ओरिजिनल आइडिया के लिए जो किसी क्रिएटर ने या ऑथर ने दिया हो, यानी कि किसी ऑथर का या क्रिएटर का जो अपना सेल्फ आइडिया होता है उसके लिए उसको कॉपीराइट मिलता है। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराना कोई मैंडेटरी नहीं है, कानूनन बाध्य नहीं है कोई भी व्यक्ति, और ऑटोमेटिकली किसी पर्सन का कॉपीराइट हो जाता है। किसी ने कोई गाना लिखा, कोई कहानी लिखी या कोई कुछ भी अगर कोई पर्सन लिखता है, कोई गाना बनाता है, तो उसका उस पर राइट हो गया, उसको कहीं रजिस्टर्ड भी कराने की जरूरत नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति अगर उससे चुराता है, चोरी करता है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है वो उससे या तो कीमत वसूले या उस पर केस कर सकता है। हालांकि आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है, मैंडेटरी का मतलब होता है एज पर लॉ आपको कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसेंशियल का मतलब होता है कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि करा लो तो अच्छा है। एसेंशियल हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि अगर इन्फ्रिंजमेंट हो गया, किसी ने चोरी कर लिया हमारा मटेरियल, मान लो हमने कोई पोएम लिखी, अब किसी पर्सन ने वो चोरी कर ली, तो मान लो बाद में वो जब यूज करता है तो हम उसके खिलाफ जाते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट अल्टीमेटली हमसे मांगेगा कि भी आप बताइए क्या सबूत है कि आपका है, क्योंकि वो पर्सन भी कहेगा कि मेरा ओरिजिनल वर्क है, तो अल्टीमेटली हम साबित कैसे करेंगे। तो इसलिए बेटर होता है कि अगर उसको रजिस्टर्ड करा लिया जाए या कोई भी ऐसा माध्यम जिससे हम सिद्ध कर सकें ये हमारा किया हुआ वर्क है।
ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड, नेम या सिंबल या इन सब का कॉम्बिनेशन जो आइडेंटिफाई कराता हो किसी गुड्स के बारे में कि ये किसी खास प्रोड्यूसर ने तैयार की है। कोई भी व्यवसायी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सामान पे ये पहचान करने के लिए कि हमारा बनाया हुआ सामान है, कोई खास टाइप का नाम, निशान, सिंबल कुछ भी यूज करता है तो उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ, एज पर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत इसको भी कंपलसरी नहीं है कि रजिस्टर्ड कराएं। आप अपना मार्क, अपना नाम यूज कर सकते हैं, अपने सामान पे निशान भी यूज कर सकते हैं, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आपको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का हेल्प करता है यह इस्टेब्लिश करने में कि एक्सक्लूसिव राइट ओवर द मार्क, यानी कि हमारे मार्क को अगर मान लो हम लग देते हैं अपने स्वीट शॉप पे अग्रवाल स्वीट्स, तो कानून हमसे नहीं कहेगा कि आप इसको रजिस्टर्ड कराइए, हम अग्रवाल स्वीट्स के नाम से अपनी स्वीट्स की शॉप चला सकते हैं। लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन को नहीं रोक सकते कि वो अपनी दुकान के सामने अग्रवाल स्वीट्स नहीं लिख के, बट अगर हम ट्रेडमार्क ले लेते हैं इसका तब हम किसी को रोक सकते हैं। जैसे हल्दीराम एंड सन्स, अब हल्दीराम एंड सन्स कोई दूसरा नाम नहीं रख सकता है क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क कराया हुआ है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राइमरीली इंडिकेट करता है किसी खास एरिया को, किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यह दिया जाता है किसी एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। इसमें हैंडीक्राफ्ट, हाथ के बनने वाले सामान, कोई इंडस्ट्रियल गुड भी हो सकती है या कोई फूड स्टफ भी हो सकता है। जीआईज ये पार्ट होते हैं कलेक्टिव और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा कोई रिवाज होता है, कोई चला आ रहा तरीका होता है, कोई खास नॉलेज होती है, जानकारी होती है, और जीआई उसी को बताता है उस एरिया से रिलेटेड। इसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल्स हैं इंडिया में: नागा मिर्चा, मीजो चिली, साफी लाफी, मोइरंग फिएंड, चेक्संग सॉल, बस्तर डोकरा, वारली पेंटिंग्स, दार्जिलिंग टी, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर ऑरेंज, बनारस ब्रोशीड्स एंड साड़ीज, कश्मीर पश्मीना। ये एग्जांपल्स हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से, यानी कि किसी पर्टिकुलर सामान जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही बनता हो या पाया जाता हो खास तौर पे, वो वहां के नाम से जीआई टैग ले लेता है। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक ऐसा टाइप होता है जो प्रोटेक्ट करता है साइंटिफिक इन्वेंशंस को। जो किसी ने साइंटिफिक इन्वेंशन की हो, किसी साइंटिस्ट ने वर्षों तक मेहनत करके किसी लैबोरेटरी में या एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, किसी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है यह और प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, साइंटिफिक इन्वेंशन के केस में पेटेंट बनता है, जो कि दिखाता है कि कोई टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है किसी पहले से जाने हुए प्रोडक्ट के ऊपर। इन्वेंशन के लिए कोई इन्वेंशन पेटेंट तभी कराई जा सकती है जब उसमें ये फीचर्स हो कि वो नया हो, पहले से किसी ने नहीं किया हो, नॉन ऑब्वियस हो, यानी कि ऑब्वियस टाइप का ना हो। ऑब्वियस मतलब होता है कि जिसको ऑब्वियसली सब लोग वैसा करते ही हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ समथिंग न्यू, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और अगली बात है उसका इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसका यूज कर सके पेटेंट का, तभी उसको पेटेंट किया जा सकता है किसी इन्वेंशन को। एक पेटेंट ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव राइट उसके इन्वेंटर को, जिसने उसको इन्वेंट किया है, कि 20 साल तक उसका उस पर राइट रहेगा पेटेंट पे। यानी कि 20 साल तक अगर कोई यूज करना चाहता है तो जिसने ये इन्वेंशन किया है वही इसका पेटेंट होल्डर रहेगा 20 साल तक, और वो चाहे तो किसी को किराए पे दे सकता है, लाइसेंस के नाम से उससे फीस वसूल सकता है और उसको कह सकता है कि आप यूज कर सकते हो इसको 20 ईयर्स तक। हालांकि एक बार जब ये टर्म पूरी हो जाएगी 20 ईयर्स की, तो उसके बाद ये इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है और अब कोई भी व्यक्ति फ्रीली इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन इंक्लूड करता है अपने आप में शेप, पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ लाइंस या कलर कॉम्बिनेशन जो किसी आर्टिकल यानी कि किसी वस्तु पे अप्लाई होता हो, लगता हो, किसी वस्तु से रिलेटेड हो। डिजाइन
एक प्रोटेक्शन होता है एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स। डिजाइन का मतलब होगा कि हम किसी सामान को उसका ऐसा इनमें से शेप या पैटर्न या अरेंजमेंट ऐसा जिसका लुक एस्थेटिक हो, यानी कि आंखों को सुकून या आनंद देने वाला हो, मतलब बहुत अच्छा देखने में लगता हो कोई चीज। डिजाइन कहते हैं जब समथिंग वेरी नाइस इन अपीयरेंस, बहुत अच्छा हो, आई कैचिंग हो, उसका आकर्षण हो, उसमें खिंचाव हो उसमें। तो ऐसा जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइन्स क्रिएट करते हैं, तो उनका ये वर्क होता है। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डिजाइन की जो प्रोटेक्शन टर्म है वो 10 ईयर्स के लिए होती है, जिसको फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक बार और रिन्यू किया जा सकता है। ये भी एक डिजाइन बनाने वाले को, डिजाइनर को प्रोटेक्शन देता है उसकी मेहनत का। नेक्स्ट है प्लांट वैरायटी। प्लांट वैरायटी यानी कि पौधों की कई वैरायटीज हो सकती हैं। एसेंशियली इसका मतलब होता है ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ग्रुपिंग करना अलग से। ये एक टाइप ऑफ वैरायटी होता है जो किसी फार्मर ने उत्पादित किया हो और उसका विकास किया हो। ये इसलिए होता है कि जो फार्मर्स हैं वो भी इनोवेशन करें, वो भी डिफरेंट टाइप के प्लांट बनाने की कोशिश करें अपनी मेहनत से, नई प्रोडक्ट, नई इनोवेशंस, नई चीजें लाएं, और उनको मोटिवेट करने के लिए इसको भी इस कैटेगरी में रखा जाता है कि वो इसको, इस खोज को, अपने रिसर्च को वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में ला सकें और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें।